हमारे खास शो कमोडिटी की चर्चा में आपका स्वागत है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश की बड़ी आबादी आज भी खेती किसानी पर निर्भर है। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि देश की इकोनॉमी में एग्री सेक्टर काफी शानदार योगदान कर रहा है। पिछले 5 सालों में अनाज उत्पादन रिकॉर्ड हाईज पर है और सरकार के लक्ष्य के मुताबिक एग्री सेक्टर से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स भी किसान की आमदनी दुगनी करने के टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं और इसमें कमोडिटी एक्सचेंज NCDX का भी योगदान है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ केयर रेटिंग्स के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनविस जुड़े हैं। हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले एग्री सेक्टर में जो तेजी से बदलाव हो रहे हैं उन्हें समझते हैं। बात यह है कि पिछले 5 सालों में लगातार हमने यहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बड़ी तेजी से सप्लाईज बढ़ते हुए देखी हैं। एक समय था जब भारत एक कृषि प्रधान देश तो था ही, लेकिन हमने यहां पर शॉर्टेजेस से काम होता हुआ देखा था। काफी सारा यहां पर आयात करना पड़ता था, लेकिन अब रिकॉर्ड अनाज उत्पादन की तरफ देश बढ़ रहा है। पिछले 5 सालों में लगातार फूड ग्रेन्स की अगर बात करें तो हमने रिकॉर्ड उत्पादन यहां पर आते हुए देखा है और इसका काफी हद तक फायदा भारतीय बाजारों को हुआ है। हमने सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ यहां पर कंट्री जाते हुए देखी है। अगर टॉप की बात करें तो दूध, दाल, मसाले, चाय, जूट का उत्पादन में भारत यहां पर नंबर 1 पोजीशन पर है और जहां तक दूसरे कमोडिटीज की बात है वहां पर भारत नंबर 2 की पोजीशंस पर है और वो कमोडिटीज हैं चावल, गेहूं, तिलहन, फल, सब्जियां, गन्ना और कॉटन। काफी सारी कमोडिटीज में ऑफ कोर्स 3, 4, 5 की भी यहां पर रैंकिंग देखने को मिली है। तो जहां तक उत्पादन की बात है यहां पर नंबर्स बढ़ते हुए ही नजर आए हैं। एक काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है आकार की तरफ से, जहां पर वो कह रहे हैं कि इवन एज प्रोडक्शन लगातार यहां पर बढ़ रही है, लेकिन जहां तक डिमांड की बात है 34.5 करोड़ टन यहां पर फूड प्रोडक्ट्स की मांग आगे देखने को मिलेगी 2030 तक। तो क्या भारत उसके लिए तैयार है? क्योंकि क्लियरली हमने यहां पर पॉपुलेशन बढ़ते हुए देखी है, जो स्पेंडिंग है लोगों की तरफ से वो यहां पर बढ़ी है और काफी हद तक लोगों को न्यूट्रिशनल वैरायटी और अच्छी क्वालिटी का खाने की जरूरत है। तो उन सब के लिए क्या भारत यहां पर तैयार है? ये इसके बारे में हम आगे जाके यहां पर बात करेंगे। ऑफ कोर्स डिमांड को लेकर यहां पर कुछ बहुत चैलेंजेस हैं, क्योंकि जब तक किसानों की बात है, प्रोडक्शन की बात हम यहां पर करते हैं तो 85% किसान अभी भी छोटे और मार्जिनल के तरीके से गिने जाते हैं और उनके पास ज्यादा के यहां पर लैंड होल्डिंग्स भी नहीं है। तो एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर यहां पर काफी फ्रेगमेंटेड है। काफी सारे किसान हैं लेकिन वो छोटे हैं और उनके पास जो जमीनें हैं वो यहां पर काफी कम है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बात यह कि अभी भी जिस तरह की हमारी डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर पर वो बहुत ज्यादा है। तो चाहे वो इरिगेशन या सिंचाई की बात की जाए तो वो बहुत अभी भी प्रेवलेंट नहीं है। काफी सारे स्टेट्स में अभी भी जो बड़ा हिस्सा है वो बारिशों के ऊपर या उसके नीचे अधीन है और उसका असर हम यहां पर क्रॉप और प्रोडक्टिविटी दोनों पर ही पड़ता हुआ देखते हैं। जो मैं आपको बता रही थी वही चीज कि ज्यादातर फसलों का उत्पादन या जो प्रोडक्टिविटी है वो अभी भी औसत के नीचे है। सिर्फ भारतीय बाजारों में ही नहीं, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से भी इसे कंपेयर करें तो चाहे वो दालें हैं, तेल हैं या फूड ग्रेन्स हैं, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो अभी भी यहाँ पर काफी कम है। इसके अलावा ऑफ कोर्स सरकार ने यहाँ पर काफी सारे नए लॉज लाए हैं। फार्म लॉज की बात हम यहाँ पर करते जा रहे हैं, तो बिचौलियों को यहाँ पर हटाना जरूरी है। एक बार ये काम होगा तो ही सामने किसान को इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। ऑफ कोर्स पिछले कई सालों में हमने सप्लाई चेन्स की तरफ, मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी की तरफ यहाँ पर काफी ध्यान आते हुए देखा है, लेकिन अभी भी किस तरह की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की जाती है और कितनी अवेयरनेस यहाँ पर किसान को है उसको यहां पर बढ़ावा देने की जरूरत है। क्रेडिट फाइनेंस हमेशा से यहां पर एक इशू रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर लोन्स हैं या एक डायरेक्ट फाइनेंसिंग है किसान के लिए, चाहे वो बुआई से पहले है या फसल आ जाने के बाद है, वो तरीके अभी भी यहां पर क्लियर करने की जरूरत है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के लिए जो लागत है उस पर जोर है कि उसे कॉस्ट एफिशिएंट बनाया जाए, अफोर्डेबल बनाया जाए, ताकि किसान टेक्नोलॉजी का ज्यादा यहां पर फायदा उठा सके। ये कुछ वो चीजें हैं जिसकी तरफ सरकार ने काफी ध्यान पिछले कुछ सालों में दिया है। सॉइल टेस्टिंग कार्ड्स यहां पर किसानों को दिए गए हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात यहां पर काफी की गई है और जो पब्लिक प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है उसकी तरफ सरकार की तवज्जो यहां पर काफी रही है। जिस तरह के फार्म लॉज हमने रिसेंटली आते हुए देखे हैं वो भी इसी की तरफ यहां पर काफी स्ट्रांगली इशारा करते हैं।
अब बात करते हैं कि कितना बदलाव हुआ है यहाँ पर पिछले कुछ सालों में। तो चाहे वो प्रोसेस्ड और क्वालिटी प्रोडक्ट की बात है, यहाँ पर डिमांड में बढ़त आते हुए नजर आई है। लेकिन भारतीय बाजारों में जो प्राइमरी और सेकेंडरी फूड प्रोसेसिंग है वो भी यहाँ पर काफी कमजोर की तरफ है। क्वालिटी उत्पादों को लेकर कंपनियों में यहाँ पर प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिली है। कोविड के समय में हमने कंपनीज को नए नए प्रोडक्ट्स यहाँ पर लाते हुए देखा, चाहे वो फ्रेश प्रोडक्ट्स थे, न्यूट्रिशनल थे या फिर क्वालिटी प्रोडक्ट्स थे। इसके अलावा एक और जो काफी पुश हमने पिछले 2-3 बजट में सुना है सरकार की तरफ से, वो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ, जिनकी संख्या फिलहाल यहां पर 6000 पहुंची है। इसमें से इसमें भी काफी सारे ब्रैकेट्स हैं और काफी सारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एक्चुअली अब यहां पर काफी स्ट्रांग प्रोग्रेस भी करने लगे हैं। एक और बड़ी चीज है जो खाने की बर्बादी, खाना प्रोड्यूस तो होता है लेकिन वेस्ट जो है, फूड मैनेजमेंट, वो यहां पर काफी जरूरी है। इसके लिए भी बाजार को लगता है कि 2020-21 में काफी सारे कदम उठाए जाएंगे। वेयर हाउसिंग, मार्केटिंग की हालातों में काफी सुधार हुआ है। यहां पर भी काफी स्ट्रांग हम पुश आता हुआ आने वाले समय में आता हुआ बाजार में यहां पर देखेंगे। तो क्लियरली काफी सारी चीजें हैं जो हमने यहां पर होते हुए देखी हैं, लेकिन और भी काफी कुछ होने की जरूरत है। और इस सब में फ्यूचर्स एक्सचेंजेस की तरफ से यहां पर कितना काम हो सकता है उस पर नजर डालनी होगी, क्योंकि स्ट्रांगली यहां पर चाहे वो रिस्क मैनेजमेंट है या प्राइस डिस्कवरी है, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके लिए फ्यूचर्स एक्सचेंजेस करते हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि अब तक यहां पर क्या देखने को मिला है। मदन जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। आप कैसे देखते हैं जो एग्रीकल्चर में हमने ग्रोथ आते हुए देखी है, कितना पिछले 4-5 साल में कैसी प्रोग्रेस है, और फ्यूचर्स एक्सचेंजेस जो हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं स्पॉट एंड फ्यूचर्स में, उसका कितना फायदा यहां पर मिलता हुआ दिखा है? हमने देखा है कि भारत में एनसीडेक्स जैसा कमोडिटी एक्सचेंज जो एग्रीकल्चर में काफी नाम अर्न किया है, और जो प्राइस डिस्कवरी होता है एग्रीकल्चरल कमोडिटीज एनसीडेक्स प्लेटफॉर्म पर, आई थिंक दैट हैज बिकम ऑलमोस्ट परफेक्ट पिछले 10-15 साल में जब से फ्यूचर्स ट्रेडिंग शुरू हुआ है ना। अभी ये चैलेंज है कि जैसे कि हम इससे फायदा ले लें, एंड इसके लिए हम पूरा सप्लाई वैल्यू चेन जो है, फार्मर से लेके, जैसे आप कह रहे हैं कि एफपीओस, हाउ डू वी गेट देम इन्वॉल्व, हाउ डू वी मेक श्योर दैट जो भी हेजर्स है, कॉर्पोरेट्स जो है, दे आर एबल टू एक्चुअली हेज ऑन द प्लेटफॉर्म। आई थिंक यही तो चैलेंज रहेगा कमोडिटी एक्सचेंजेस के लिए, एनसीडेक्स के लिए, कि हाउ डू यू एक्चुअली यूनिफाई द वैल्यू चेन। और दूसरी तरफ हमने देखा है कि ये ईनाम भी शुरू हुआ है, एंड दैट इज स्टार्टेड इन अ स्मॉल वे। जैसे स्पॉट एक्सचेंज और फ्यूचर्स एक्सचेंज के दोनों का इंटीग्रेशन, आई थिंक वहां से इफ यू मिक्स द टू ऑफ देम, आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी अ ग्रेट अमाउंट ऑफ वैल्यू एडिशन फॉर ओवरऑल एग्रीकल्चर। तो अगर ये सारे पार्ट्स को अगर हम देखेंगे, एफपीओस जो फार्मर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कॉर्पोरेट्स जो वैल्यू चेन को रिप्रेजेंट करते हैं, इनके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म होगा प्राइस डिस्कवरी स्पॉट एक्सचेंज में और फ्यूचर्स एक्सचेंज पे। एंड आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच विल रियली हेल्प टू आल्सो ब्रिंग अबाउट कमर्शियलाइजेशन इन एग्रीकल्चर। तो अगर हम फ्यूचर को देखेंगे एनसीडेक्स का, आई थिंक इट हैज अ वेरी बिग इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले टू मेक श्योर दैट एग्रीकल्चर बिकम्स मोर कमर्शियल, और जो भी फायदा होगा इट विल ट्रिकल डाउन राइट अप टू द फार्मर्स लेवल। जी मदन, जैसे आपने बताया काफी सारे फायदे हैं और काफी कुछ यहाँ पर करने की जरूरत भी है, लेकिन एक सवाल यहाँ पर है कि काफी सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, आपको लगता है फ्यूचर्स एक्सचेंजेस के बारे में अवेयर हैं, कदम उठा रहे हैं? क्योंकि जैसे हम बात कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को अलाउ किया गया है यहाँ पर, अब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काफी कुछ है, ऑप्शंस फॉर गुड्स एक और ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जो यहाँ पर एक्सचेंज लेकर आया है। कितना फायदा फिलहाल यहाँ पर बाजार उठा रहा है और कितनी दूरी अभी हमें यहाँ तय करनी है? To a certain extent, yes. अगर हम देखेंगे कि अगर वो प्राइस का इस्तेमाल कर रहे हैं, आई थिंक दैट प्राइस डिसेमिनेशन इज एन इम्पोर्टेंट चैलेंज, और वहाँ पे आई थिंक एनसीडीएक्स और सेबी के गाइडेंस पे आई थिंक देयर बीन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन जो हो रहा है। लेकिन एक बात याद रखना चाहिए कि अगर एक्चुअल पार्टिसिपेशन करना है, अगर हम ये समझते हैं कि फार्मर अपने क्रॉप को हार्वेस्ट से पहले एक्सचेंज पे के बेच दे सो दैट दे आर एबल टू टेक एडवांटेज, और इसके लिए काफी टाइम लगेगा, क्योंकि हमें ज्यादा डिलीवरी सेंटर्स की जरूरत है। You also need to have the wherewithal to transport the goods to this particular warehouse. तो जैसे कि हम बोल रहे हैं कि ये फार्म लॉस, आई एम गोइंग टू ब्रिंग दैट इन अगेन, अगर हम एक्सेप्ट करते हैं कि फार्मर्स हैव द राइट टू सेल wherever they want to and not just in the मंडी, then I think जो भी इंटीग्रेशन होना चाहिए फ्यूचर्स एक्सचेंज से वो जल्दी हो जाए।
क्लियरली वो काफी सारे स्टेप्स हैं जो मदन आपने बताए। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो काफी काम यहाँ पर एग्रीकल्चर में हुआ है और आगे काफी की उम्मीद भी है, और किस तरह से यहाँ पर इतने सारे जो चेंजेस हैं उसको फ्यूचर्स एक्सचेंजेस कैसे आगे ले जा पाएंगे, उस चर्चा पर ऑफकोर्स हम रखेंगे नजर। लेकिन आज कमोडिटी की चर्चा में इतना ही समय है। आप बने रहिए, देखिए मार्केट्स टुडे। नमस्कार।